हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई का हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम डेट्स हमारे सामने हैं और कहीं ना कहीं जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, एक पैनिक ज़रूर हमें इस समय हो रहा है। बट आई विल सजेस्ट कि पैनिक करने से मच मच बेटर होगा कि आप अपना इस समय जितना भी डेज आपके पास अवेलेबल है, आरबीआई की जम के तैयारी करो। और जम के तैयारी करने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनको एक्सेप्ट भी करो, क्योंकि अगर वो क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जिनमें आपके आरबीआई लेवल की तैयारी आपके वो बेनिफिट देगी। तो डू नॉट बी डिसहार्टेंड, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए और तैयारी कीजिए। आज मैं आपको आरबीआई की तैयारी को और स्मूथ कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसमें इजीली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट हमेशा अपडेटेड रहे। बहुत सारे हम जॉब नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। साथ ही साथ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट्स जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया बॉक्स आपके यहाँ पे फ्री आते रहते हैं, तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ अगर मैं आरबीआई की टाइमलाइन की बात करूं तो आरबीआई की टाइमलाइन में आपको पता है कि मई 20 यानी कि 20 तारीख इज द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म, वो भी शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे तक ही आप मई 20 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। देन फेज़ 1 हमारा 13 जून को है। अगर 13 जून को फेज़ 1 है तो मेरे पास मोर और लेस 40 डेज का टाइम मेरे पास है। फेज़ 2 है आपके पास 25 जुलाई को। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं मेजरली फेज़ 1 की बात कर रही होंगी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू अ डिटेल एनालिसिस। एक मैं आपको डेटा प्रिपेयर शो करना चाहती हूँ कि 2021 से 22, फिर 23, 24, 25 इन सालों में कितनी वैकेंसीज आई और उसके हिसाब से कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ा। 2021 की बात करें, 270 वैकेंसी थी, कट ऑफ 66.75 थी। ये फेज 1 की कट ऑफ है। ठीक है, फेज 1 की कट ऑफ है। 2022 में आपकी 238 वैकेंसीज थी, 63.75 आपकी कट ऑफ गई। देन 2023 में आपकी जो है 2022 222 यहाँ पे 200 यानी कि 3 डिजिट में नंबर आपको देखने को मिल रहा है। 270, 238, 222, तो यहाँ पे तीनों जगह पे आपको एक ट्रिपल डिजिट में नंबर देखने को मिल रहा है। और कट ऑफ भी उस हिसाब से आपकी जो है नॉर्मल गई है। 2023 में कट ऑफ काफ़ी कम जाने का एक और रीज़न था लेवल ऑफ डिफिकल्टी। 2023 का पेपर हम बोलेंगे एक बेंचमार्क पेपर है। 2023 का पेपर वॉज द टफेस्ट इन ऑल दीज ईयर्स, राइट। देन 2024 की बात करें तो वैकेंसी आपकी डबल डिजिट में आ गई, 66 हो गई। और यहाँ पे आप उसका कहीं ना कहीं रिपरकशन आपने देखा कि 54 से सीधे 67.25 कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो जाती है तो आपको पता है कि कुछ ही लोग चुने जाएंगे, और जो वो कुछ लोग चुने जाएंगे तो फिर जिनका बेस्ट ऑफ स्कोर होगा वही लोग लिए जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई आपको मेरिट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कहीं ना कहीं डेफिनेटली अफेक्ट करता है हमारे कट ऑफ को। उसके बाद अगले साल आपका 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ गई, 83 हो गई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कट ऑफ आपकी वापस से बढ़ गई। यहाँ पे एक और फैक्टर आया, एक और फैक्टर ये आया कि 2023 के बाद जो 2024 वाला पेपर था वो थोड़ा सा डुएबल था। ठीक है, और 2024 जैसा ही पेपर 2025 में भी देख गया, यानी कि वो भी डुएबल था। तो जो 2024 में पेपर आउट हुआ उस पेपर को लेके लोग अब एक माइंडसेट बना चुके थे कि अगर ऐसा पेपर आएगा तो हम कर सकते हैं। तो वही रिपीट जब 2025 में हुआ तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहा। दैट ऑल्सो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ाने का उसने काम किया, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए। देन 2026 की बात आती है। अब 2026 में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 60 आई है। नाउ व्हाट वी कॉल अबाउट द कट ऑफ। देखो, कट ऑफ आपकी 77 भी रह सकती है, लेकिन कट ऑफ आपकी जो है वो 90 तक भी जा सकती है। 90 जाने का जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि अगर मेरा 2024 और 25 जैसे ही पेपर आता है तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली शूट करेगी, और 10 नंबर शूट कर जाए, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 90 तक जा सकती है। बट अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया इस बार, यानी कि पेपर आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे रहा, और क्योंकि कट ऑफ तो कम, नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपकी कम है, तो भी आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक सिंसियर कैंडिडेट की तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 90 मार्क्स तो कम से कम आपका टारगेट रहना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड कि आपका फेज 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपको पता है कि यहाँ पे पहली बात तो कट ऑफ डेट है आपकी अप्रैल 1, 2026। 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एक ग्रेजुएट अगर है तो आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स नहीं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स कर रखे हो। मैं बात कर रही हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की। वहीं पे जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है तो ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन
में 50% नहीं लाए हैं और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका पास होना केवल काफ़ी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात आपकी एज लिमिट की, तो 21 से 30 साल। बाकी हमारी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको SC/ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का और PWBD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है। और ये अनरिजर्व का आपके पास एज लिमिट है 21 से 30 साल एज पर April 1, 2026। तो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, एज का भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी स्ट्रेट अवे कि कैसे हम क्या वो स्ट्रैटेजी जिससे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, स्ट्रैटेजी में सबसे पहला काम तो आपका आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। कोई भी टॉपिक पे टेस्ट लगाने से पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो आप सपोज कोई सब्जेक्ट आपने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया, अब रीजनिंग में आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब उस टॉपिक का आपने क्या किया, सपोज आपने टॉपिक पढ़ा कोडिंग। अब कोडिंग आपने एक तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, बट कॉन्सेप्ट्स को समझना इज नॉट एनफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको इसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। बिकॉज रीजनिंग में आपको 45 मिनट में करने होंगे 60 क्वेश्चंस, और ये तभी हो पाएगा जब आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड है ना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड है, तभी आप यहाँ पे अपना एजेंडा जो है वो फुलफिल कर सकेंगे। एंड दैट इज़ वाई अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, अगर मैंने कोडिंग से शुरुआत करी, मैंने कोडिंग को फंडामेंटली पढ़ा, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसका टॉपिक टेस्ट लगाना है। टॉपिक टेस्ट लगाने के बाद जब आपका सिलेबस, रीजनिंग का एंटायर सिलेबस जब आपका अराउंड 50% कंप्लीट हो जाए, तब आपको लगा देने चाहिए सेक्शनल टेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेक्शनल टेस्ट लगाना टाइम से शुरू कर दूं तो क्या होता है, तो उससे आपको पता चलता है कि जितना एरिया आपको आता है उसमें हाउ बेटर यू आर राइट नाउ। क्या उस एरिया को जिसको आपने पढ़ लिया है, एंड यू आर अज्यूमिंग एंड थिंकिंग कि अरे ये एरिया तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, साउंड है, और हो सकता है उस एरिया में भी अभी जब क्वेश्चन लगाने की बारी आ रही है तो यू आर लैकिंग, है ना। तो आपको ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है उसमें जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन लगा के आप देख सको। देन थर्ड है कि जब आपको लगे कि आपका 70% सिलेबस पूरा हो गया, स्टार्ट अप्लाइंग द मॉक। तो बेसिक सी बात है कि टॉपिक टेस्ट मुझे कब करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए। सेक्शन टेस्ट आपको लगा देना चाहिए जब आपको 50% सिलेबस पूरा हो जाए। जब आपका किसी सेक्शन का, सेक्शन से मतलब है आपके पास रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, जैसे ही आपके किसी सेक्शन का 50% सिलेबस पूरा हो, आप सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। और जब आपको लगे कि आपका 70% से 80% सिलेबस आपका पूरा हो रहा है कंप्लीट, यानी कि ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मॉक तो आप पूरे सब्जेक्ट्स का दोगे ना, सारे सब्जेक्ट का, देयर यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग द फुल लेंथ मॉक एंड एवरीथिंग गोज विद एनालिसिस। हर जगह पे आपका जो एनालिसिस है वो मैंडेटरी है, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू शुड नो कि आपको कहाँ पे आपकी स्पीड कम हो रही है, कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ आ रहा है, कहाँ पे आपको जो है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन समझ भी लिया था, लेकिन स्पीड जल्दी करने के चक्कर में आपने कुछ एरर ऐसे कर दिए जो बड़े बेसिक मामूली से एरर थे, लेकिन उसकी वजह से आपने नेगेटिव मार्किंग आपने ले ली। तो वो सारी चीज़ें कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, वो सब आपको एनालिसिस से पता चलेगा। सो एनीथिंग विदाउट एनालिसिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस, इट वोंट इम्प्रूव एनीथिंग, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ना। और लेट्स टॉक अबाउट द हमारा फेज़ 1 का जो सिलेबस है। फेज़ 1 के सिलेबस की किस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और आपका 25 मिनट। इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 25 मिनट का टाइम है। रीजनिंग आपके 60 क्वेश्चन 60 मिनट के 45 मिनट का टाइम है। डेफिनेटली ये एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश आपके फेज़ 2 में भी आएगी, तो इंग्लिश को अभी फेज़ 1 में छोड़ नहीं सकते। अगेन इस पूरे में आपको लेकर आना है 90 मार्क्स। एक बार जरा इसकी कट ऑफ पे नजर डालते हैं। ये है आपकी सेक्शनल ओवर द ईयर्स, आपकी सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 2021 से 22, 23, 24, 25 इन सभी ईयर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ आपकी बढ़ी है सेक्शन वाइज। पहले जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ 2021 में 16 थी, फिर 12 हो गई, फिर 12, फिर 20, फिर 24। यहाँ पे आप एक अच्छा इंक्रीमेंट देख रहे हैं। रीजनिंग की 12 थी, फिर 9 रही, और फिर 15 से 18 हो गई। देन 6 थी, फिर 4.5 आपकी हो गई इंग्लिश की, और फिर 7.5 और फिर 9 यहाँ पे फिर बढ़ रहे। तो आप देख रहे हो कि 2024 से 2025 में आपने 23 के बाद 24 में और 24 के बाद 25 में आपने इंक्रीमेंट देखे हैं कट ऑफ्स में। सेक्शन वाइज भी आपने इंक्रीमेंट देखा। 2023 की ओवरऑल कट ऑफ 54 थी, जो कि बढ़कर होगी आपके 67.25 2024 में, जो कि बढ़कर होगी आपके 77.5 2025 में।
तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस बार का आपका टारगेट एटलीस्ट 90 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। और सेक्शन वाइज भी आप इन सभी सेक्शन में कम से कम 3 नंबर बढ़ा लीजिए। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे आप 27 तक लेके जाइए, 18 है तो यहाँ पे 21 तक लेके जाइए, 9 है तो 12, 9 है तो 12। आपको ये इतना इंक्रीमेंट अपने दिमाग से कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मैंने बात की 3 चीजें हैं कि एक तो है आपका कॉन्सेप्ट, है ना, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही हिले हुए हैं तो आई विल सजेस्ट ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ कंटेंट जो है रिफाइंड कंटेंट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज मिलेंगे, अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनकी आप यहाँ पे जो है इमेजेस देख रहे हैं, यही सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट इन देयर एरियाज। सो इफ़ यू वांट कि अगर आपको लगता है कि मैम मैं अपने आप से तो नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, राइट, तो डेफिनेटली एंड मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई का बच्चा जो होता है वो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहा होता है, बिकॉज बीइंग अ सिंसियर एस्पिरेंट यू आर नॉट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। इस बार नोटिफिकेशन आया अपने टाइम पे, लेकिन टाइम से पहले इसलिए आ गया क्योंकि पिछले 2 सालों से नोटिफिकेशन आपका लेट चल रहा था, इस बार टाइम से आ गया। तो उस केस में इफ़ यू हैव बिन प्रिपेयरिंग ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, जो कि करना भी चाहिए एक सिंसियर एस्पिरेंट को। लेकिन किसी को अगर शौक लगा है नोटिफिकेशन देख के, तो नाउ वन स्टॉप सॉल्यूशन इज दैट यू जॉइन अ बैच एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये आपका एकमात्र ऑप्शन हो सकता है। दिस इज द डिस्काउंट कोड, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव लॉन्च्ड आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 और फेज 2 की हमने 7500 प्लस एमसीक्यूज की एक ई बुक लॉन्च करी है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 7500 प्लस, और उसके साथ साथ आपको मिलेंगी 7 ई बुक्स। अब इसके फीचर्स क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फेज 1 का इसमें क्या क्या है, फेज 1 के मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2019 से 2025 के यानी कि पिछले 6 सालों के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। 95 प्लस आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी कि ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके टॉपिक टेस्ट, ठीक है। और 45 प्लस आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी कि ये क्या हो गए, ये आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए, ठीक है। देन 30 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट हो गए, और आपको अलग से सेक्शन वाइज टेस्ट मिल रहे हैं 30, और 10 आपको फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं। तो आपको इसके अंदर पीवाईक्यू मिल रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ आपको टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक टेस्ट के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ आपको मॉक्स मिल रहे हैं, यानी कि दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये स्पेशली रिपीटर्स के लिए भी ये इक्वली काम करेगा और बिगनर्स के लिए भी इक्वली काम करेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एक टॉपिक कवर किया आई नीड टू अप्लाई क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक, तो आप इसमें आके अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का आपको, क्योंकि फेज 1 में आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस का आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा, कहाँ से, अक्टूबर से लेके सितंबर 2026 तक का। तो अक्टूबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक के आपके वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे, और टाइम टू टाइम आगे के भी अपडेट आपके किए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन टेस्ट, तो ये सब कुछ आपका बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, जस्ट चेक इट आउट। और उसको चेकआउट करने के लिए आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में जाके यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपकी सेल का लास्ट डे है, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद आपकी ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो अपने इग्नाइट का बैच इसमें ले सकते हैं, या फिर इग्नाइट का बैच आप महापैक प्लस में भी ले सकते हैं। महापैक प्लस के आपको फ़ायदे पता होंगे कि इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी मिलती हैं आपको। और ये है आपका वो आरबीआई ग्रेड बी का 7500 एमसीक्यूज़ का ये सेट। आप चाहें तो इस पर जाके क्लिक कीजिए, राइट। जो भी आपको परचेज करना है आप डायरेक्टली जाके इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा बाय नाउ। और मेरे ख्याल से ये ई बुक ना नबार्ड वाले बच्चों के लिए और एसओ वाले बच्चे के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर हम केवल क्यूआरई वाली सेक्शन की बात कर रहे हैं तो। प्लस ईएसआई भी इसमें इंक्लूडेड है। जस्ट अप्लाई द कोड Y651 एंड अप्लाई इट हियर, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, विच इज़ 559, ये इसकी फ़ीस है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है आरबीआई ग्रेड बी का बैच लेना है, तो आप जाइए आरबीआई ग्रेड बी में। अगर आपको महापैक लेना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, और बैच चाहिए तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, ठीक है। ये यहाँ आपको बैच मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको बैच चाहिए तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, यू अप्लाई द डिस्काउंट कोड Y651 एंड जस्ट सिंपली अप्लाई एंड यू गेट द बैच, ठीक है। 4399, ओके। तो ये बैच आपको मिल जाएगा, और बैच की फ़ीस जो है, वैलिडिटी आपकी 18 महीने है, डबल वैलिडिटी है, और बैच की फ़ीस आपकी ये है। जस्ट अप्लाई द डिस्काउंट कोड Y651, ओके।
सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। सो एक लास्ट सजेशन दैट डू नॉट पैनिक, डू नॉट बी नर्वस अबाउट थिंग्स। इट जस्ट कि अब जितना टाइम आपके पास है उतने टाइम में आप अपना 100% तैयारी कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि अगर अभी की तैयारी आपको मे भी हो सकता है कि अगर हमारा एग्ज़ाम ना भी निकले, बट अभी की तैयारी आपको बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देगी। तो इसको अपना एक चैलेंज मान के इसमें लगे रहिए, बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों को मैं बता दूं, शाम को 6 बजे एट 6 PM मेरी फ्री रीजनिंग क्लास होती है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। फ्री रीजनिंग की क्लास होती है जिसमें मैं आपको PYQs करा रही हूँ। ये क्लास कम्प्लीटली फ्री है और अपने इसी YT चैनल पे, तो उसको जाके भी आप ज्वाइन कीजिए, डेली वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस।